हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री सब्जेक्ट की सीरीज चल रही है उसमें आज क्लास 7th में चैप्टर 6 है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है नगर व्यापारी और शिल्पजन, यानी इसमें नगर किस तरीके से बसे थे, किन किन चीज़ों का व्यापार होता था और वो नगर कौन लोग बसाते थे, शिल्प जनों की क्या उपयोगिता थी और वो किस तरीके से कार्य करते थे, उनका क्या महत्व था। इन सभी 3 पॉइंट्स को इस चैप्टर में कवर किया गया है। जैसे कि एक मध्य युगीन नगर की यात्रा पर कोई अगर यात्री आता है तो वो कौन कौन सी आकांक्षाएं लेकर आता है, यानी कि वो क्या जानना चाहता है उस नगर के बारे में, ये निर्भर करता है उस नगर की बनावट पर, यानी कि वो नगर किस प्रकार का है वो इस बात को जानने में निर्भर करता था। जैसे कि मान लीजिए एक नगर है जिसमें सिर्फ मंदिर बने हैं, या फिर एक नगर है जहाँ सिर्फ प्रशासनिक केंद्र हैं, एक नगर है जहाँ सिर्फ वाणिज्यिक शहर है, या फिर पोत या पत्तन जहाँ पर जहाज का आवागमन होता था, या किसी अन्य प्रकार का शहर। लेकिन धीरे धीरे कई ऐसे भी शहर थे या ऐसे भी नगर बसाए गए जहाँ पर प्रशासनिक नगर भी थे, मंदिर भी थे, वाणिज्यिक भी थे, कार्यकलाप भी होते थे और शिल्प उत्पादन केंद्र भी थे। तो इन्हीं टॉपिक्स को इस पूरे चैप्टर में कवर किया गया है। आगे जैसे बताया गया है कि प्रशासनिक केंद्र, देखिए प्रशासनिक केंद्र के बारे में चैप्टर 2 में बताया, काफ़ी पहली इनिशियल हिस्ट्री की क्लास में ही बताया गया था कि चोल वंश के जो राजा थे वे किस तरीके से प्रशासनिक केंद्र या किस तरीके से प्रशासन करते थे, इस बारे में बताया गया था। उसी को यहाँ पर थोड़ा सा लिंक किया गया है कि जो उनके अपनी कल्पना को, अपने जो आपकी इमेजिनेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। और जो राजधानी थी उनकी चोल राजाओं की तंजावुर, जैसा कि पहले भी बताया गया है 1000 वर्ष पहले वो किस तरीके से रहते थे, किस तरीके से वो व्यापार करते थे, इस बारे में बताया गया है। देखिए वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी के किनारे ये सुंदर शहर बसा था, जहां पर राजा राजराम चोल द्वारा राजा राजेश्वर मंदिर को बनाया गया था। यहाँ की घंटियां बजती सुनाई देती हैं। लोग नगर के वास्तुकार कंजूर मलन राज पेरुछचन की वास्तुकला की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। हमें वास्तुकार का नाम इसलिए पता है क्योंकि उसने गर्व से मंदिरों की जो दीवारें थी, देखिए यहाँ पर कुंजू रमलन का नाम इसलिए सबको पता है क्योंकि उन्होंने मंदिरों की जो दीवारें थी उस पर अपना नाम अंकित किया हुआ था। और इसी मंदिर में एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी बना हुआ है। और इस मंदिर के अलावा राजमहल भी बने हुए थे जिसमें कई मंडप बने हुए थे। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे, यानी कि जब भी कोई मीटिंग होती थी तो वो यहीं पर किया करते थे और इस जगह से ही वे कई आदेश पारित किया करते थे। और यहाँ पर कई सैन्य शिविर भी बने हुए हैं। देखिए नगर उन बाजारों की भी हलचल से भरा हुआ था जहां अनाज, मसाले, कपड़े, आभूषणों की बिक्री होती थी। यानी कि एक पूरा अच्छा खासा नगर बसा हुआ था जहां पर हर सुविधाएं उपलब्ध थी। कुएं थे, तालाब थे। तंजावुर और निकटवर्ती नगर उरैयूर के सालिए बुनकर मंदिर के उत्सव के लिए झंडे, झंडियां बनाने का कपड़ा, राजा और अभिजात वर्ग के लिए बढ़िया सूती वस्त्र, जनसाधारण के लिए मोटा सूती वस्त्र तैयार किया जाता था। यहाँ के मूर्तिकार भी उत्तम कांस्य मूर्ति बनाते थे। लंबे सुंदर कई तरीके के दीप भी बनाए जाते थे। अगर हम मंदिरों की बात करें कि मंदिर जो नगर और तीर्थ केंद्र, ये किस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, तो देखिए तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। नगरीकरण नगरों के विकास की प्रक्रिया है। मंदिर अक्सर समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए ही अत्यंत महत्वपूर्ण होते थे। देखिए शासक जो है वो विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपनी भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर का निर्माण करते थे, ये तो इतिहास है। वे मंदिरों की को भूमि और धन अनुदान देते थे, जिसकी आय से जो जितनी भी आय होती थी मंदिर से वो धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग होते थे या फिर विधि विधान संपन्न किए जाते थे। तीर्थयात्रियों और पुरोहितों और पंडितों को उसी धन से भोजन कराया जाता था। मंदिर के दर्शनार्थी भी दान दक्षिणा दिया करते थे, यानी कि जो दर्शन करने के लिए आते थे वो भी दान दक्षिणा इसमें दिया करते थे। अब देखिए एक ये कांस की मूर्ति दिखाई गई है। यहाँ पर कांसा जो है वो एक मिश्रित धातु है जिसमें तांबे और टिन का इस्तेमाल होता था। घंटा जो है वो धातु में रांगे का अनुपात किसी भी अन्य किस्म के कांसे से अधिक होता है। यह घंटे जैसी ध्वनि भी उत्पन्न करता है।
मंदिर के कर्ता धर्ता मंदिर के धन को व्यापार और साहूकारी में लगाते थे। धीरे धीरे समय के साथ बड़ी संख्या में पुरोहित, पुजारी, कामगार, शिल्पी, व्यापारी आदि मंदिर के और आसपास ही रहने लगे। जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी चीजें होती थी वो भी धीरे धीरे मंदिरों के आसपास ही बसने लगी। जैसे मध्य प्रदेश में भिल स्वामिन यानी कि भिलसा या विदिशा और गुजरात में सोमनाथ। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति हैं। तिरुपति भी धीरे धीरे नगरों के रूप में विकसित हो गए। वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है, तिरुवन्नमलाई जो कि तमिलनाडु में है, ऐसे नगरों के दो उदाहरण हैं। अगर हम अजमेर की बात करें जो राजस्थान में है, 12वीं शताब्दी में चौहान राजाओं की राजधानी था, जो आगे चलकर मुगलों के शासन में वह सूबा यानी कि मुख्यालय बन गया। यह नगर धार्मिक सह-अस्तित्व का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो हम आगे 8th क्लास में पढ़ेंगे, 8th चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ 12वीं शताब्दी में बस गए थे और उनके दर्शनार्थी एवं श्रद्धालु सभी पंथ मतों के हुआ करते थे। वे अजमेर के पास ही पुष्कर जो सरोवर है, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आया करते थे, वे सब उसी के आसपास बस गए। देखिए, छोटे नगरों का संजाल धीरे धीरे क्या हुआ कि 8वीं शताब्दी के आते आते उपमहाद्वीप में अनेक छोटे छोटे नगरों का भी विकास हुआ और ये बड़े बड़े जो छोटे छोटे नगर थे वे बड़े बड़े गांवों से हुआ करते थे। बड़े बड़े गांवों को एक तरीके से जोड़कर एक नगर बनाया गया। उसमें आमतौर पर एक मंडिपा जो बाद में मंडी कहे जाने लगी, वो आसपास के गांव के लोग उस मंडी में आकर अपने अनाज बेचते थे, सब्जियां बेचते थे, दुकानें लगाते थे और ये दुकानें कई गलियों से होकर गुजरती थीं, जिसे हॉट कहा जाता था। इसके अलावा भिन्न भिन्न प्रकार के कारीगरों और शिल्पियों जैसे कुम्हारों, तेलियों, शक्कर बनाने वालों, ताड़ी बनाने वालों, सुनारों, लोहारों, पत्थर तोड़ने वालों आदि के अलग अलग बाजार होते थे। कुछ व्यापारी तो नगर में स्थायी रूप से ही आकर बस गए, यानी कि उनके पास देखिए इतना धन होता था, वो बड़े व्यापारी होते थे और वो गांव से रोज आकर शहर में या नगर में अपना सामान नहीं बेचना चाहते थे, तो उनके पास धन था तो वो वहीं पर आकर बस गए। और आसपास के दूर दराज के व्यापारी भी इसमें स्थानीय रूप से जुड़ने लगे, जैसे कि घोड़े, नमक, कपूर, केसर, पान, सुपारी और काली मिर्च जैसे मसाले बेचने के लिए भी दूर दराज से लोग अब नगरों में आने लगे थे। देखिए यहाँ पिक्चर दिखाई गई है नगर की। देखिए, आमतौर पर सामंत यानी कि परवर्ती काल का जमींदार इन नगरों में या इसके आसपास किलेबंदी का महल बना लेता था। यानी कि जो सामंत होते थे, बड़े व्यापारी होते थे, छोटे व्यापारियों से सामान लेकर और उन्हें अपने मन मुताबिक बेचा करते थे। बाजारों पर कर भी लगता था। देखिए, यह राजस्थान से प्राप्त एक 10वीं शताब्दी के अभिलेख का सारांश है, जिसमें वे शुल्क दिए गए हैं जो मंदिर प्राधिकारों द्वारा वस्तुओं के रूप में वसूल किए जा सकते हैं। शक्कर और गुड़, रंग, धागा, रुई, नारियल, नमक, सुपारी, मक्खन, तिल के तेल पर और कपड़े पर भी टैक्स लगता था। इसके अलावा व्यापारियों पर, धातु की चीजें बेचने वालों, आवश्यकों, तेल, पशुचारे और अनाज के बोरों पर भी कर लगाए जाते थे। अब अगर हम बात करें कि बड़े और छोटे व्यापारियों के बारे में, देखिए व्यापारी कई प्रकार के हुआ करते थे, उसमें बंजारे लोग भी थे। कई व्यापारी, विशेष रूप से घोड़े के व्यापारी, अपने संघ बनाते थे जिनका एक मुखिया होता था और वह मुखिया उनकी ओर से घोड़े खरीदने और बेचने के लिए या योद्धाओं से बात करने के लिए नियुक्त होता था। अगर हम बात करें कि व्यापारियों को अनेक राज्यों तथा जंगलों से भी होकर गुजरना पड़ता था, इसलिए वे काफिला बनाकर चलते थे, यानी कि एक साथ कई लोग रहते थे और इसी में आगे चलकर अपनी रक्षा के लिए उन्होंने व्यापार संघ भी बनाया जिसे गिल्ड कहते थे। देखिए, दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी और परवर्ती काल में अनेक ऐसे संघ थे। जो सबसे प्रसिद्ध था वो था मणिग्रामम और नानादेशी। इसके अलावा चेट्टियार और मारवाड़ी, ओसवाल जैसे समुदाय भी थे जो आगे चलकर देश के प्रधान व्यापारी समूह बन गए। गुजराती व्यापारियों में हिंदू, बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों समुदाय शामिल थे। पश्चिमी तट के नगरों में अरबी, फारसी, चीनी, यहूदी और सीरियाई ईसाई बस गए थे। लाल सागर के बंदरगाहों में बेचे जाने वाले भारतीय मसाले और कपड़े इतालवी व्यापारियों द्वारा खरीदे जाते थे और वहां से वे उन्हें आगे यूरोपीय बाजारों में पहुंचाते थे। उनमें व्यापार में बहुत लाभ होता था। देखिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, सौंठ यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन चुके थे और इसका भी व्यापार अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था।
नगरों में जो शिल्प कला थी वो किस तरीके से बढ़ी। देखिए, बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय, जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई शामिल थे, मंदिरों के निर्माण के लिए आवश्यक थे। इसके अलावा वे राजमहलों, बड़े बड़े भवनों, तालाबों और जलाशयों के निर्माण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसी प्रकार सालियार या फिर कैकुलर जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। देखिए, हम्पी और मलीपट्टनम और सूरत नज़दीक से एक अगर हम इन पे नज़र डालें तो हम्पी का वास्तुकला का सौंदर्य जो था वो सबसे फेमस है। हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी गारे, चूने या सीमेंट इत्यादि का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसको जोड़ने के लिए दोनों पत्थरों में एक टाइप का खांचा तैयार किया जाता था और वो खांचा इस तरीके से फिक्स किया जाता था कि वो दीवार इतनी सटीक खड़ी होती थी कि उसे गिराया जाना असंभव टाइप का होता था। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहां के शाही भवनों में भव्य मेहराब और गुलबंद थे। वहां स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे जिनमें मूर्तियों को रखने के लिए आले बने हुए थे। मंदिर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र होते थे और देवदासियां विरूपाक्ष यानी कि शिव मंदिर के अनेक स्तंभ वाले विशाल कक्षों में देव प्रतिमा, राजा तथा प्रजाजनों के समक्ष नृत्य किया करती थीं। महानवमी पर्व, जो आज दक्षिण में नवरात्रि पर्व कहलाता है, उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। देखिए, सूरत मुगल काल में कैम्बे यानी आज के खंबात और कुछ समय बाद के अहमदाबाद के साथ गुजरात के पश्चिमी व्यापार का वाणिज्यिक केंद्र बन गया। सूरत ओरजमुख की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज से यहीं से रवाना होते थे। सूरत में ऐसी अनेक दुकानें थीं जो सूती कपड़ा, थोक और फुटकर कीमतों पर बेचती थीं। सूरत के वस्त्र अपने सुनहरे गोटा किनारियों के लिए प्रसिद्ध थे और उनके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप में बाजार उपलब्ध थे। किंतु 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में सूरत का भी पतन प्रारंभ हो गया। इसके कारण थे मुगल साम्राज्य के पतन के कारण जो कई बाजार या उनकी उत्पादकता की हानि हुई। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री मार्गों पर नियंत्रण किया गया और बंबई, जो वर्तमान में मुंबई है, से प्रतिस्पर्धा, जहां 1668 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुख्यालय स्थापित कर लिया था। आज सूरत एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। जोखिम भरा दौर या मसूलीपट्टनम के लिए चुनौती। देखिए, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में यह भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों वाला नगर था। हॉलैंड और इंग्लैंड दोनों देशों की ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मसूलीपट्टनम पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न किया क्योंकि तब तक वह आंध्र तट का सबसे महत्वपूर्ण पतन बन गया था। नए नगर और व्यापारी। देखिए, 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोप के देश व्यापारियों उद्देश्यों से मसालों और कपड़ों की तलाश में लगे हुए थे जो यूरोप और पश्चिमी एशिया दोनों जगह लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेजों, हॉलैंड वासियों और फ्रांसीसियों ने पूर्व में अपनी वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। प्रारंभ में तो मुल्ला अब्दुल गफूर और वीरजी वोरा जैसे कुछ बड़े भारतीय व्यापारी थे जिनके पास बड़ी संख्या में जहाज थे, लेकिन उनका मुकाबला भी किया। लेकिन जैसे ही अब इसमें एजेंट यानी कि जो फ्रांसीसी थे या जो विदेशी थे, उन्होंने क्या किया कि भारतीयों को ही एजेंट के तौर पर रख लिया, जिससे भारतीय जो व्यापारी थे वो कमजोर पड़ने लगे और धीरे धीरे उनका पतन प्रारंभ हो गया। वस्त्रों जैसी वस्तुओं की मांग में तेजी आने से अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई, धुनाई, रंगाई आदि का धंधा अपना लिया। इसमें इन शिल्पों का बहुत विस्तार हुआ। भारतीय वस्त्रों के रूप, रंग और डिजाइन अधिकाधिक परिष्कृत होते गए, किंतु इस काल में शिल्पकारों की स्वतंत्रता घटने लगी। शिल्पीजन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे, जिसका अर्थ था कि उन्होंने जिन यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली थी
उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता था। अब बुनकरों को अपना कपड़ा या बुनाई के नमूने बेचने की स्वतंत्रता तक नहीं थी। देखिए इसमें वास्को डिगामा और क्रिस्टोफर कोलंबस 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों द्वारा समुद्री मार्ग खोजने के अभूतपूर्व कार्य किए गए। उनमें से अनेक नाविक भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचने का मार्ग खोजने और मसाले प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित थे। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के साथ साथ यात्रा करते हुए केप ऑफ गुड होप से निकलकर और हिंद महासागर को पार करते हुए भारत पहुंचा। उसने अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से अधिक का समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए थे और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। इस प्रत्यक्ष खतरे के बावजूद जो मार्ग खोले या खोजे गए वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए और उसके बाद तो अंग्रेज, हॉलैंडवासी और फ्रांसीसी नाविकों ने भी उसका अनुसरण या अनुकरण करना प्रारंभ कर दिया। भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्गों की खोज का एक अन्य सुपरिणाम निकला जिसकी किसी को आशा नहीं थी। एक इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा था। उसके पीछे स्पेन और पुर्तगाल के नाविक और विजेता भी वहां आते रहे और उन्होंने मध्य और दक्षिण अमेरिका के बड़े बेड़े भागों को अपने कब्जे में कर लिया। अक्सर उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को भी नष्ट कर दिया गया। तो ये हिस्ट्री सब्जेक्ट में क्लास 7th का चैप्टर 6 था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।